हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 11 की क्लास में पढ़ना है बीमा का उपयोग। बीमा का तीसरा उपयोग जो है वो सूत्र का परीक्षण करना है। तीसरा जो उपयोग है सूत्र का परीक्षण करना। सूत्र का परीक्षण करना ये बीमा का तीसरा उपयोग है। अब इसका उपयोग कैसे? जैसे कोई फार्मूला है, कोई सूत्र है भौतिकी में, तो वो सही है कि गलत है, इसका उपयोग हम बीमा यानी बीमीय संतुलन द्वारा कर सकते हैं, बीमा का उपयोग करके कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोई सूत्र है, ये आवर्तकाल का व्यंजक अभी हाल ही में पढ़ा आप लोगों ने, 2π√L/G, ये आपने पढ़ा। L/G ये एक फार्मूला पढ़ा। इसके पहले द्वितीय में आपने पढ़ा कि जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है वो T बराबर 2π√L/G होता है। अब ये फार्मूला सही है कि गलत है, इसका हम उपयोग बीमीय संतुलन विधि से कैसे कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों पक्षों की बीमा रखते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा समान हो जाती है तो हमारा सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिएगा, अब आप, ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? कैपिटल T, यानी आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल की बीमा, काल की बीमा, आवर्तकाल की बीमा कैपिटल T। आवर्तकाल की बीमा होती है कैपिटल T। देखिए कैपिटल T इसकी बीमा है। अब इस पक्ष की भी बीमा होनी चाहिए। जो 2π है, 2π ऑलरेडी इट इज अ नंबर, नंबर की कोई बीमा नहीं होती है, इसीलिए 2π की बीमा नहीं होगी। तो हम इस पे आते हैं, लंबाई L क्या है, यानी लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा। और ऐसा करते हैं, इसकी डायरेक्टली बीमा निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसकी बीमा निकालते हैं, √L/G की बीमा, तो अब लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई की बीमा कैपिटल L होती है, ये L हो गई, अपॉन G की बीमा L⁻⁻² होती है ना। अब L से L कैंसल हो गया, L से L कैंसल, ये देखिए √ ये लंबाई की बीमा है L, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है L⁻⁻², L से L कैंसल। अब T को हम ऊपर लाते हैं, तो ये हो जाएगा √10T⁻²। अब हम कैपिटल जो √ है हम उसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये T⁻²। अब हम T⁻² को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, √ को क्या लिख सकते हैं? √ को हम ये लिख सकते हैं कि T⁻² और 1/2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि वर्गमूल है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? T, यानी दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, ये है ना, दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, है ना। दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, यानी ये दोनों पक्ष एक यानी बीमीय संतुलन में समान है, अतः यह फार्मूला सही है। ऐसे हम किसी भी फार्मूला का जो व्यंजक है वो सही है कि गलत है, उसका हम आकलन कैसे करेंगे? तो दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमा समान हो जाती है, अतः वह व्यंजक, वह फार्मूला, वह सूत्र सही है। यही है ये बीमा का जो है तीसरा उपयोग। मुख्यतः यही 3 उपयोग होते हैं, है ना। अब देखिए अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग एक्सरसाइज में कहीं से भी ले लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं
देखिएगा, पढ़ते हैं त्रुटि। ये लेसन है प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, है ना। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि में सबसे पहले पढ़ते हैं त्रुटि। इरर, इरर मतलब त्रुटि होती है। जैसे बोलते हैं कहीं भी व्यक्तिगत रूप से भाषण देंगे या कहीं जो है सभाएं संबोधित करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे बोलने में जो त्रुटि होगी उसे क्षमा करना। त्रुटि का मतलब होता है जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कमी आ जाना, उसमें जो उसको होना चाहिए एक्चुअल में वो ना हो। दिस इज एरर। जैसे अगर हमारा काम है जैसे जो बाइक है, बाइक का काम है चलना, वो सवारी लेकर के चलना, अगर वो नहीं चल पा रही है, दिस इज सम एरर्स। उसमें क्या है, कुछ कमी है, इसी को कहते हैं एरर। लेकिन अब हमें व्यवहारिक ज्ञान में एरर नहीं पढ़ना है, हमको तो पढ़ना है एरर फिजिक्स में पढ़ना है, मेजरमेंट में एरर पढ़ना है। तो अच्छा, फिजिक्स में एरर कैसे पढ़ेंगे? फिजिक्स एरर का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट में एरर होगी तब फिजिक्स में एरर होगा, है ना। क्योंकि मेजरमेंट में मापन में कहीं कमी है तो जाहिर सी बात उसमें त्रुटि है और उसी त्रुटि को हमें यहाँ पढ़ना है, उसी का परसेंटेज नोन एज परसेंटेज एरर। ये बड़ा ही अच्छा लेसन है लेकिन इसको बहुत बाखूबी पढ़ा जाए। देखिए, कोई भी यंत्र हो, एक आदमी होता है, जैसे आदमी है वो एक निश्चित सीमा तक, सभी व्यक्ति की एक निश्चित सीमा होती है, सभी वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है, उसी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसको खाना खिलाते जाइए खिलाते जाइए खिलाते जाइए खिलाते जाइए खिलाते जाइए, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो खाना नहीं खा पाएगा, पूरा जितना खा रहेगा उलट देगा। गुब्बारा है, उसको फुला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब गुब्बारा फूट जाएगा, गुब्बारा जो फूट जाएगा। तो चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो मशीन हो, चाहे जो इसके वो हो इंस्ट्रूमेंट हो, सबकी एक निश्चित सीमा होती है, उसी सीमा तक वो शुद्धता से कार्य कर सकता है। जब वही कार्य शुद्धता से नहीं होता है, दिस इज द एरर। जैसे आप व्यवहारिक ज्ञान में पढ़िए कि अगर फोन का कार्य है फोन जाना, यानी एक जगह दूसरे जगह संचार के माध्यम से बात कराना है, लेकिन जब यही बात नहीं हो पाती है, दिस काइंड ऑफ सम एरर्स, यानी कुछ त्रुटि है तभी वो बात नहीं करवा पा रहा है, तो दिस इज द एरर। वही क्या कहलाता है, वही एरर होता है, दिस इज एरर। अच्छा, एक बात ये भी है, ये एरर हो गया, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ दिस एरर। अब हम मेजरमेंट में इसका उपयोग कैसे करेंगे? आपके पास होगा मीटर स्केल जिसे पटरी कहते हैं, पटरी है या स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है। पटरी पर हम लोग खाने बना रहे हैं, उसमें खाने बने होते हैं, देखिए ऐसे 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 खाने बने होते हैं। अगर हम किसी छड़ की लंबाई मेजर करते हैं, मापन करते हैं, दीवार मान लीजिए माप रहे हैं, जमीन माप रहे हैं मीटर स्केल से, या किसी छड़ की लंबाई माप रहे हैं, तो मान लेते हैं आता है 2.5, लेकिन इसके बाद जो दो खाने हैं, इन दोनों खानों के बीच में भी रह जाता है, तब क्या वह शुद्ध है? मान लीजिए हम अंदाजा लगा के लिख देते हैं 2, यानी हम उस मीटर स्केल द्वारा जो यानी लंबाई मेजर करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं, वो मापन करते हैं 2.52,
मेजर करते हैं। तो क्या यह सही है? स्वयं की दृष्टि से देखिए, क्या यह सही है या गलत है? तो इट इज नॉट करेक्ट। यहीं से एरर उत्पन्न होता है। इसकी हैसियत नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है कि वो 2.52 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी है सेंटीमीटर तक माप सके। वो कम से कम कितना मापन कर सकता है, इसी बात को हमें ध्यान देना है। प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ, जिसे शुद्ध कहा जाता है, यथार्थ मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा या परिशुद्धता कहते हैं। प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र का प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ मापन कर सकता है, शुद्ध मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। जैसे जो स्केल है, स्केल देखिए 2.5 तक ही यथार्थ मापन कर सकता है, इसके बाद वो मापन नहीं कर सकता। अगर लंबाई बच जाती है तो उसका मेजर नहीं कर पाएगा, अर्थात उसे जो यथार्थता की सीमा है वो 2.5 तक ही उसकी सीमा है। अब देखिए यहां बात आती है, यथार्थता की सीमा क्या होती है? प्रत्येक मापक यंत्र, चाहे वो मीटर स्केल हो, चाहे वो स्क्रू गेज हो, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो, प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। देखिए यथार्थता की सीमा बता दे रहे हैं। यथार्थता, ये सही चल नहीं पा रहा है, हम फिलहाल डिफाइन कर दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, इसमें स्याही कम है। प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ या शुद्ध मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। जैसे अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल एक निश्चित सीमा तक ही माप सकता है, इसके आगे वो नहीं माप सकता है, जिसे हम लोग पटरी कहते हैं, इससे नीचे वो नहीं माप सकता है, इसी को कहते हैं यथार्थता की सीमा। अब देखिए एक पॉइंट है अल्पतमांक। अल्पतमांक, अल्पतमांक क्या है? देखिए अल्पतमांक मीन्स अल्प माप, यानी किसी भी यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। यानी जो भी, चाहे जो यंत्र है उसके द्वारा ली जाने वाली अल्प माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। यथार्थता की सीमा किसे कहते हैं? प्रत्येक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ मापन कर सकता है, जिसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक मीन्स किसी भी यंत्र द्वारा, या चाहे जो यंत्र हो, किसी भी यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली अल्पमांक को ही अल्पतमांक कहते हैं।
किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक किसे कहते हैं? किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। जो मापक यंत्र जितना यथार्थ मापन कर सकता है, यानी यथार्थता की सीमा अल्पतमांक के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो यंत्र जितना यथार्थ मापन कर सकता है उतना ही उसका अल्पतमांक होगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से कैसे हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अल्पतमांक और यथार्थता कैसे हम इसको परिशुद्धता जिसे कहते हैं कैसे हम जानेंगे। देखिए साधारण स्केल, साधारण स्केल का जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये इनके अल्पतमांक है। ये चीज देखिए आप आप नहीं जानते होंगे। साधारण स्केल जिसका उपयोग आप पटरी कहते हैं, इसका उपयोग आप करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स भी साधारण स्केल के तरीके से होता है। ये भी एक प्रकार का पैमाना होता है, मापक यंत्र होता है। और स्क्रू गेज भी एक प्रकार का मापक यंत्र है। लेकिन अब तीनों मापने का कार्य करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं। देखिए इसके द्वारा मतलब अल्पतमांक क्या होता है, इसका अल्पतमांक वर्नियर साधारण स्केल का अल्पतमांक पटरी का अल्पतमांक होता है वो सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर है ना। अर्थात अगर किसी छड़ की लंबाई 2.5 है तो ये साधारण स्केल द्वारा शुद्ध मापन कर सकता है। यानी साधारण स्केल दशमलव के 1 अंक तक ही यथार्थ या शुद्ध मापन कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा ली जा सकने वाली अल्प माप दशमलव के 1 अंक तक ही है। अतः उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। यानी साधारण स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है कि साधारण स्केल द्वारा दशमलव के 1 अंक तक ही सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर में दशमलव के 1 अंक तक ही हम साधारण पैमाने द्वारा साधारण स्केल द्वारा माप सकते हैं। अगर यही दशमलव अगर किसी पटरी से हम लोग लिखते हैं कि एक छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि देखिए जो साधारण स्केल का अल्पतमांक है वो 2.5 जो यानी 0.1 सेंटीमीटर है। अर्थात सेंटीमीटर में जो साधारण स्केल है वो दशमलव के 1 अंक तक ही यथार्थ मापन शुद्ध मापन कर सकता है, इसके बाद वो शुद्ध मापन नहीं कर सकता है। अतः किसी भी छड़ की लंबाई को इस साधारण स्केल से नापने के लिए हमें दशमलव के 1 अंक तक ही हम उसका शुद्ध यथार्थ मापन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका कहने का अर्थ ये है कि अल्पतमांक का मतलब होता है जो उसके द्वारा न्यूनतम यानी अल्प माप ली जा सकती है, कम से कम माप ली जा सकती है, वो दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध मापन किया जा सकता है। अगर किसी छड़ की लंबाई लिखी जाती है 2.52 तो ये वर्नियर कैलिपर्स द्वारा तो सही है। देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स द्वारा सही है, लेकिन
अगर इसी को लिख दिया जाए 2.523 तो इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर, अर्थात दशमलव के 2 अंक तक ही यथार्थ मापन कर सकता है, इसके बाद ये शुद्ध मापन नहीं कर सकता है। अतः इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद देखिए आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मतलब क्या है? 0.01। इसका मतलब इसका अल्पतमांक, इसके द्वारा ली गई माप जो है वो दशमलव के 3 अंक तक हम माप सकते हैं, शुद्ध मापन कर सकते हैं। यानी स्क्रू गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा दशमलव के 3 अंक तक हम शुद्ध मापन कर सकते हैं। अर्थात यही जो लंबाई है 2.523, यही लंबाई अगर हम स्क्रू गेज से मापते हैं तो ये व्यक्त करते हैं कि इसको मापन शुद्ध कहा जाएगा। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर से लिखते हैं इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो अल्प तक कितना माप सकता है, यानी कम से कम कितना माप सकता है सेंटीमीटर में? दशमलव के केवल 2 अंक तक। यही होता है मापक यंत्र का अल्पतमांक, या जो है अल्पतमांक ही होता है कि कोई भी मापक यंत्र कम से कम कितना माप सकता है। अधिक से अधिक की बात हमने नहीं की, कम से कम। बिकॉज हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर से छोटा जो है ऐसे से बहुत छोटे। क्यों? क्योंकि हमको गियर बनाना हुआ और वाल बेरिंग बनाना हुआ, तमाम ऐसे फिटिंग हमको देने पड़ते हैं जो यानी दशमलव के 4 अंक 2-2, 3-3 अंकों तक जो है उनकी लंबाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमें ऐसे मापक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जो दशमलव के 3 अंकों तक, 2 अंकों तक शुद्ध मापन कर सके। यही अल्पमांक कहलाता है, अल्पतमांक। अब त्रुटि किसे कहते हैं? देखिए त्रुटि क्या होती है? यही जब माप ली जाती है, अगर यही माप सही नहीं आती है, कुछ रह जाता है और उसमें अनिश्चितता आ जाती है, इसी को एरर बोलते हैं। यानी किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हिंदी लिखने में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, मतलब उसके द्वारा लिया। अब किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। जैसे इसमें अनिश्चितता आ जाए, दशमलव के 1 अंक तक नहीं, कुछ उससे ज्यादा हो जाए, यानी इसमें अगर अनिश्चितता आ जाती है तो इसी को हम एरर कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा, है ना, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। इसके बाद हम और आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू। इतना लेकिन पढ़िएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लेसन ऐसा होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि ये नया टॉपिक है ना। थैंक यू।